सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, फ्रांस ने तो स्पष्ट कर दिया जब उसने माली में हमला किया और 50 आतंकियों को मार गिराया कि भैया हम तो झुकने वाले हैं नहीं। यह कट्टरता के खिलाफ आर पार की लड़ाई है। भले मैं बात करूं दिल्ली दंगों की, या मैं बात करूं निकिता को गोली मारने की, या फिर फ्रांस में चर्च के हमले की, कट्टरता का मॉडल तो लगभग एक ही है ना, भारत हो चाहे फ्रांस हो। तो फ्रांस की लड़ाई अगर खुले में है, वो खुले में कह रहा है कि हमारी लड़ाई आर पार की लड़ाई है, भारत इसमें कहां खड़ा है सर? देखिए, भारत कहाँ खड़ा है यह आपने अभी अपने रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया। जितने भी बायलैटरल या मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाके स्पष्टतः कहा कि वी हैव टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और आप याद करिए, आज से चंद हफ्तों पहले प्रधानमंत्री ने जब 75वें वर्षगांठ को यूएन के, संयुक्त राष्ट्र के 75वें वर्षगांठ पर संबोधना किया था, उन्होंने यूएन को भी चेतावनी दी थी कि आखिरकार आप इतने लैकेडेसिकल क्यों हैं, आप ये जो निर्णय लेना है आतंकवाद को लेकर, उसका डेफिनेशन, उसकी परिभाषा अभी तक क्यों नहीं आई है? क्योंकि जब तक यूएन इसको डिफाइन नहीं करता है, परिभाषित नहीं करता है, तब तक आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई, जिसको आप आज आपने वर्ल्ड वॉर कहा है, वो वॉर कैसे होगा? ये प्रधानमंत्री बार बार हर प्लेटफॉर्म में कह रहे हैं। और याद करिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी वो कहते थे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर कि देखिए, भारत आतंकवाद का दंश 80 के दशकों से झेल रहा है। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो अभी तक जान नहीं पा रहे हैं कि आतंकवाद होता क्या है, वो इसे लॉ एंड ऑर्डर का मामला मानते थे। मगर 9/11 के बाद आज तक, आज फ्रांस में जो हुआ, यूरोप में जो हो रहा है, ऑस्ट्रिया में जो हुआ है, आज यूरोप और फ्रांस और अमेरिका सब जान चुके हैं कि भारत आखिरकार क्या भुगतता था। और बिल्कुल सही कहा, ऑल आउट वॉर की आवश्यकता है। देखिए, मैं साधारण लोगों के लिए साधारण भाषा में अपनी बात को कह के खत्म करता हूं। मैं एक डॉक्टर हूं। अगर किसी पेशेंट का कैंसर डिटेक्ट होता है तो कैंसर खत्म कैसे होगा? बातचीत करते रहिएगा तो कैंसर खत्म नहीं होने वाला है। कैंसर के एक एक सेल को मारना होगा, अच्छे सेल को बचाना होगा, और उसके लिए रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, सर्जरी, जिसकी भी आवश्यकता है, ये तीनों जो मोडालिटीज हैं, इन सभी पायदानों का इस्तेमाल करते हुए आपको कैंसर को खत्म करना होगा। आज आतंकवाद विश्व का सबसे बड़ा कैंसर है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, युद्ध करना पड़े, जिहादियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक करना पड़े, जिन मदरसों में कट्टरता सिखाई जाती है उनको बंद करना पड़े, रेडिकलाइजेशन का अंत करना पड़े। दिस इज एन ऑल आउट वॉर। याद रखिए, ये ऑल और नन फिनोमिना है। या तो आप जीतेंगे या तो आप समाप्त होंगे। तारिक फतेह, ये क्या मतलब सर्वाइवल की लड़ाई शुरू हो गई क्या? या तो लड़ो या मारे जाओ। यानी पहले तो शरण दी, फिर शरिया लागू करने की बात आई, और फिर उसके बाद अब मार रहे हैं। तो ये क्या मतलब? आज प्रॉफिट खुश हुआ होगा जब वियना में जो है सरेआम सरेरा आम लोगों को ऐसे मार दिया, तो प्रॉफिट खुश हुए होंगे सर? प्रॉफिट तो पिछले 1000 साल से आंसू बहा रहे हैं। प्रॉफिट की तरह अपनी औलादों को मार दिया इन दहशतगर्दी वालों ने। प्रॉफिट ने के दम तोड़ते ही अपोस्टेसी वॉर्स हुई। सारे खलीफों की कमरों के अंदर चाकू घुसाए गए हैं। उमैयदों ने लेके दुनिया भर में अजाब मचाया। हिंद पे हमला किया, मिस्र पे किया, तुर्की पे किया, दुनिया भर में। ये जो सेंस है एक इस्लाम की वेरिएशन कि हमें दुनिया पे कब्जा करना है, और ये या फाइट है कि क्या आप इस्लामिक स्टेट चाहते हैं या स्टेट ऑफ इस्लाम चाहते हैं। ये चॉइस अभी तक मुसलमानों की करंट लीडरशिप में, खास तौर पे जो नॉन अरब हैं, उनकी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होती है कि हमें क्यों बना दिया नॉन अरब। क्योंकि अरब वर्ल्ड के अंदर आप देखिएगा कि उनको समझ में आ रही हैं बातें क्या हैं। उनकी आजकल हिंदुस्तान से दोस्ती है, चाहे वो सऊदी अरेबिया, गल्फ स्टेट्स हैं, मिस्र है, सब ने इसराइल से भी मुआहदे किए हुए हैं। ये इंटरनेशनल थॉट फिनोमिना, इसको आप माली में फ्रांस जितनी भी बमबारी कर ले, वो अपने सिटीजनरी को बताना चाहता है कि हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन ये मिलिट्री एक्शन नहीं है, ये जहन की बीमारी है। ये वो ग़ज़वा हिंद की बात है जो आपके हिंदुस्तान के मदरसों में पढ़ाई जाती है कि हर मुसलमान को हिंदुओं और हिंदुस्तान को तबाह करके तभी रोज़े क़यामत की तैयारी मिलेगी। ये तुर्की जो खिलाफत चला रहा है अपनी,
आर्मीनिया के अंदर जो मिडिल ईस्ट का सिर्फ एक क्रिश्चियन मुल्क है, वहां पे कत्लेआम कर रहा है, कुर्दों को मार रहा है, मुसलमान है कुर्द, पाकिस्तान बलोचों को मार रहा है, पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों को मारा है। ये सारा जो है इट इज मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम। और मैं एक बार आपको बताऊं कि इनका पल्ला बहुत भारी है। अगर खुदा ना खास्ता आज जीत गए जो बाइडेन, तो आप समझ लीजिए कि राइट इन दी व्हाइट हाउस बैठे होंगे जिहादी, क्योंकि इनके सामने आमने सामने जो पूरी टीम है उन्होंने कमिटमेंट ली हुई है कि हम व्हाइट हाउस की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठेंगे। और ये जो बाइडेन भी तिलावत कर करके और पता नहीं फिर मेरा तो सवाल उस माशरे से ना, देखिए ऐसा है कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ये कहते हैं कि भैया ऐसा है कि हम तो पूरे फ्रांस के एक एक नागरिक की रक्षा करेंगे, तो उसमें वो मुसलमान भी आते हैं जो रेडिकल नहीं है, वो तो फ्रांस का नागरिक भी है। नहीं वो उसका फ्रांस का नागरिक भी है, अगर हर मुसलमान तो कट्टर नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि वो एग्जैक्टली क्लैरिफाई करूं, बोलिए कि फ्रांस में जो हिजाब पे पाबंदी लगाई वो सार्कोजी की हुकूमत में 4 मुसलमान औरतें थीं जो उनके कैबिनेट में मिनिस्टर थीं, एक वेस्ट अफ्रीकन थी, 3 नॉर्थ अफ्रीकन थी, उन्होंने लगाया था। फ्रांस का मुसलमान बटा हुआ है बिल्कुल। 2 अलग सोच हैं, एक है टोटल वो सेक्युलरिज्म की जो दूसरी जंग अजीम के अंदर भी बर्बर मुसलमानों की फ्रेंच कम्युनिटी के साथ यकजहता था। उन्होंने नाज़ी से यहूदियों को बचा के अपने मस्जिद में और अपने कब्रिस्तान में उनकी प्लेटें बना के उनको कहा कि तो सब मुसलमान हैं। ये आप ना समझें कि ये एक ही हैं। जो जरासीम फ्रांस में आए हैं, जिस तरह की एज में जी रहे हैं तारिक साहब, मेरा सवाल ये कि हम जिस तरह की एज में जी रहे हैं, भैया कोरोना मार डालेगा या प्रदूषण मार डालेगा या पॉल्यूशन मार डालेगा या और चीजें मार डालेंगी, आप मारने के लिए कुछ चीजें कम है? जो मौलाना कादरी मारने के लिए कोई चीजें कम है जो हम सड़कों पर उतरकर हिंसा के समर्थन में उतर करके हम लोगों को ही मारने उतर जाएंगे? आज वेना के हादसे पर क्या जवाब देंगे? वेना में सरेआम जो लोगों को गोलियां मार दी, चर्च में वो इबादत कर रहे थे उनका गला रेत दिया, उससे प्रॉफिट खुश हुए होंगे सर? सर मैं आपको कई बार ये कह चुका हूं और फिर एक बार आपसे बात को दोहरा रहा हूं कि इस्लाम किसी भी मासूम आदमी को, बेगुनाह आदमी को मारने की इजाजत कतई नहीं देता और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। ये इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। बिल्कुल गलत बात। इस्लाम का नाम लेकर मासूमों का कत्ल क्यों किया जा रहा है? अरे ये पागल को खामोश बिठाइए आप। अरे एक सेकंड, इन्हें मुसलमान ही नहीं है, तारे पता। ऐसा है इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है अपने अल्फाज पे। जरा आप अपने आप को गुरु कहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, तो जरा जिस भाषा जो है ना नहीं, तरीके ये बंदे के साथ ये भाषा का उसी तरीके का यूज कीजिएगा। ये दोबारा शब्द मेरी डिबेट में नहीं आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये दोबारा शब्द और इस तरीके की लैंग्वेज मेरी डिबेट में नहीं आनी चाहिए। मौलाना कादरी अगर बोलना चाहते तो बोलिए, सवाल मेरा था, जवाब आप दीजिए। आपका मैं कोई पेड वर्कर नहीं हूं। इन जैसे पागल मुसलमानों की वजह से तमाम इस्लाम सब बदनाम है। इन जैसे पागल और ये आतंकवादी मुसलमानों की वजह से इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। हमारे बच्चे कहीं जाते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में दाखने के लिए, कहते हैं ये इन्हीं जैसे कादरी जैसे लोगों का बच्चे हैं। ये इन लोगों ने यही मौलाना आग लगाई मेरे सामने बैठ करके कह रहे थे कि सारी दुनिया में एक को मारा है, पूरे फ्रांस को मारेंगे। पूरा इस्लाम बदनाम हो चुका है। शर्म करो, खुदा के वास्ते मुसलमानों के ऊपर रहम करो, छोड़ दो मुसलमानों को, ठीक है? छोड़ दो उनके हाल पे। इस तरह का जिक्र, इस तरह की बातें मत करो। आप ही हैं आतंकवादी असली। आप ही जैसे लोग हैं जो गला काटने पे उतर आते हैं। अरे गला क्यों काट रहे हो? अल्लाह से दुआ करो, कानून के जरिए चलो। आप ऐसा क्यों अपना इंप्रेशन डाल रहे हैं कि आपसे बड़ा कातिल कोई नहीं है? इस्लाम से बड़ा मैं समझता हूं कि रिलीजन ऑफ पीस कोई नहीं है। मगर माफ कीजिए, मैं आपकी इज्जत करता हूं। मैं खुद भी एक आलिम दीन के खानदान से हूं, इसी वजह से हर आलिम की मैं इज्जत करता हूं। आपने मुझे पागल कहा, कोई नहीं, आपने मुझे पागल कहा, आप इससे ज्यादा बड़ी गाली भी दे सकते हैं। मैं कभी आपको पागल नहीं कहूंगा, हर आलिम की इज्जत करता हूं। मैं आपको नहीं, तारिक पता को कह रहा हूं। मैं आप आलिम की तरह बात करिए, अकाबिर की तरह बात करिए, अमायत की तरह बात करिए और प्रॉफिट मोहम्मद उनके रास्ते पे चलिए। आप प्रॉफिट मोहम्मद की बात करते हैं, उनकी बात उनके रास्ते पर नहीं। फिर तो इस्लाम से मुझे एक बात बताइए,
मौलाना कादरी फिर तो इस्लाम से फिरोज एक सेकंड फिर तो इस्लाम से फिरोज फिर तो इस्लाम और मुसलमानों का पीछा छोड़ दीजिए। फिर तो इस्लाम से फिरोज अहमद बख्श का भी कोई लेना देना नहीं है। अरे सर सुन तो लीजिए, तारिक फतेह का अगर इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। एक सेकंड फिरोज साहब, एक सेकंड फिरोज साहब, मैं जवाब देने के लिए काफी हूं। बगैर टोपी का बगैर दाढ़ी का इस्लामी दुश्मन है। आपने ठेका ले लिया मुसलमानों का। अच्छा एक सेकंड दुश्मन आप हैं। एक सेकंड फिरोज अहमद एक सेकंड अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताइए ना, पर्सनल गालियां तमीज आपको आती नहीं है। मैं आपको बाकायदा एक सेकंड फिरोज साहब बीच में नहीं ना, और भी मेरी बंदी नहीं है, ठीक है फिरोज साहब, मैं वो काम नहीं करूंगा। साहब आप वाइस चांसलर है ना, आप तो वाइस चांसलर हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए, फिरोज अहमद बख्श आप अंदाजा लगाइए, ऐसे लोग जब मदरसों में पढ़ाते होंगे, बच्चों को पढ़ाते होंगे तो सिखाते क्या होंगे? ये किसी को भगोड़ा। एक सेकंड हम आपसे सवाल, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड बहन की गालियां देंगे, वापस जाएंगी। अगर आप सूरज के ऊपर थूकोगे, आपके ऊपर आके गिरेगा। ठीक है, यही मैं कहता हूं। मैं उन लोगों से प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बनाएंगे, खुदा उनको सजा देगा, मगर आप कोई ठेकेदार नहीं है। कानून के जरिए चलना चाहिए, आप गला नहीं काट सकते। ठीक है मुजीबुर रहमान, एक सेकंड और भी पैनलिस्ट हैं सर। अरे सर इसको नेकी की तौफीक दे। अरे सर और भी पैनलिस्ट हैं ना, और भी पैनलिस्ट हैं लोग अगर आ गए। अरे सर फिरोज अहमद बख्श साहब और भी पैनलिस्ट हैं, वो आपको ट्रैप में फंसाना चाहते हैं, आपको ट्रैप में फंसा के वो कर देंगे। एक सेकंड रुक जाइए ना, एक सेकंड